क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया की जो पहली गवर्नमेंट थी वो इंडिया में बनाई ही नहीं गई। काफी चौंकाने वाली स्टेटमेंट है ना कि इंडिया की पहली गवर्नमेंट जिसे ये सोचकर बनाया गया था कि आने वाले टाइम में ये इंडिया को ऑपरेट करेगी, उसे इंडिया के अंदर ही नहीं बनाया गया। और अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इंडिया की जो पहली गवर्नमेंट थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्या यहाँ पर इसी गवर्नमेंट की बात हो रही है? लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन जैसी सुनने में लगती है वैसी होती नहीं है। यानी कि इंडिया की पहली गवर्नमेंट का जो इतिहास है वो वैसा है नहीं जैसा सुनने में लगता है। और अब आपको एक और बात बताता हूँ कि यहाँ पर उस गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है जिसके प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर बात किस बारे में हो रही है? तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सरकार क्रिएट करते हैं, जिस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। और नेताजी ही इस सरकार के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के प्रधानमंत्री तो बनते ही हैं, वो साथ ही साथ युद्ध मंत्री और विदेश मंत्री भी बनते हैं इस सरकार के। बहुत सारे आर्टिकल्स में इन 3 पदों के अलावा भी बहुत सारे पद लिखे जाते हैं, जिनमें से कि एक राष्ट्रपति पद भी है। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस गवर्नमेंट की घोषणा करते हैं और साथ ही साथ शपथ भी लेते हैं। और ये गवर्नमेंट कोई ऐसी वैसी गवर्नमेंट नहीं थी जिसे कुछ स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी समिति के थ्रू बना लिया। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड जैसी कंट्रीज ने मान्यता दी थी। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस सरकार को आखिर किस तरह बना लिया? क्योंकि इतने बड़े लेवल पर किसी सरकार को बनाने के लिए काफी सपोर्ट और पावर की जरूरत होती है। हालांकि इस सरकार को बनाने से पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफी नामी स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन इसी बीच में उन्हें एक और प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि इन्हें और भी ज्यादा सपोर्ट मिला, जो कि था आजाद हिंद फौज। अपने शुरुआती पीरियड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी एक साथ आजादी के आंदोलनों के लिए काम कर रहे थे, लेकिन एक बहुत लंबे टाइम तक इनकी सोच मिल नहीं सकी और ये दोनों ही अपने अपने रास्तों पर निकल गए। शायद नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के लिए महात्मा गांधी के तरीकों से सेटिस्फाई नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपना एक अलग तरीका अपनाते हैं और अलग अलग देशों में जाकर भारत की स्वतंत्रता का प्रचार करने लगते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नजरों से बचते बचाते जर्मनी चले जाते हैं, जहाँ पर कि वो एक सेना का गठन करते हैं। लेकिन नहीं, ये आजाद हिंद फौज नहीं थी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि आजाद हिंद फौज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है। नेताजी अपनी एक अलग फौज बना रहे थे, लेकिन इसी बीच में उन्हें इनविटेशन आता है आजाद हिंद फौज के संस्थापक का, जो कि थे रास बिहारी बोस। न कि सुभाष चंद्र बोस ने इस फौज को बनाया था। तो फिर क्या था, रास बिहारी बोस के इन्विटेशन पर सुभाष चंद्र बोस एशिया आते हैं। अब रास बिहारी बोस का उन्हें बुलाने के पीछे कुछ न कुछ मोटिव तो जरूर रहा होगा। 1943 में रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस के हाथों में उस फौज की कमान देते हैं, यानी कि आजाद हिंद फौज की। और यहीं से सुभाष चंद्र बोस अपने 2 बहुत ही फेमस नारे देते हैं, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो दूसरा नारा है, इसे सुनने से पता चलता है कि सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज को और भी बड़ा करना चाहते थे, ताकि वो जो आजादी के लिए जो एफर्ट्स हो रहे थे उनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके। इस नारे के शब्द थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी कि अगर तुम मुझे सपोर्ट देते हो तो मैं तुम्हें डेफिनेटली आजादी दिलाऊंगा। अब मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार दोनों अलग चीजें थी। आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस करते हैं, लेकिन जो आजाद हिंद सरकार थी उसका गठन सुभाष चंद्र बोस करते हैं। आजाद हिंद फौज का गठन होता है 1942 में, लेकिन जो आजाद हिंद सरकार थी उसका गठन किया जाता है 21 अक्टूबर 1943 को। तो चलो आजाद हिंद सरकार के गठन की स्टोरी को भी थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जर्मनी में रहने के दौरान सुभाष चंद्र बोस को इनविटेशन आता है रास बिहारी बोस का। तो फिर क्या था, रास बिहारी बोस के इनविटेशन पर सुभाष चंद्र बोस एशिया आते हैं, जिसके बाद 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में एक मीटिंग कह लीजिए या फिर फंक्शन कह लीजिए ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसमें कि डेफिनेटली जापान में रहने वाले रास बिहारी बोस भी होते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि उस टाइम पर सिंगापुर पर जापान का कंट्रोल हुआ करता था। और इसी फंक्शन में रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस के हाथों में थमाते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को अगेन कहते हॉल में भारतीय स्वतंत्रता लीग के जितने भी मेंबर्स थे वो इकट्ठे होते हैं। और ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों हुए थे? एक बार अगेन कहते हॉल में ये मीटिंग क्यों कराई जाती है? ये सारे के सारे लोग वहाँ पर जमा हुए थे भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा सुनने के लिए। 21 अक्टूबर 1943 को जैसे ही शाम के 4 बजते हैं, नेताजी स्टेज पर आते हैं। नेताजी ने यही कुछ 1500 वर्ड्स की एक स्पीच तैयार की थी, जिससे कि नेताजी घोषणा करते हैं। और इस घोषणा के कुछ वर्ड्स इस तरह थे, अस्थायी सरकार का काम होगा कि वो भारत से अंग्रेजों और उनके मित्रों को निष्कासित करें।
अस्थायी सरकार का ये भी काम होगा कि वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार और उनके विश्वास की आजाद हिंद की स्थायी सरकार का निर्माण करें। और इसके बाद आजाद हिंद फौज के लीडर होने के नाते नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस सरकार को बनाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस जैसे 9 देशों से मान्यता मिलती है। ये कोई ऐसी वैसी सरकार नहीं थी। आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर आजाद हिंद फौज का टारगेट होता है अंग्रेजों से लड़कर उन्हें हराना। और भारत में स्टेबलाइज कराने के लिए ऑलरेडी एक सरकार बना दी जा चुकी थी, जो की थी आजाद हिंद सरकार। इस सरकार का जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था वो था जापान। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था वो जापान के कंट्रोल में चला गया था, लेकिन जापान इसे आजाद हिंद सरकार को दे देता है उन्हें सपोर्ट करने के लिए। और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि 30 दिसंबर 1943 भारत की हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। ये वही दिन था जिस दिन भारत की किसी आजाद सरकार ने भारत में कहीं भी पहली बार तिरंगा फहराया था। और ये जगह थी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार में 30 दिसंबर को हर साल आज भी एक ह्यूज प्रोग्राम कराया जाता है, केवल इस दिन की इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए। हालांकि अंडमान निकोबार बहुत लंबे टाइम तक आजाद हिंद सरकार के कंट्रोल में नहीं रह सका, लेकिन 1947 में अंग्रेजों से आजादी के बाद ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लेकिन ये सब जितना अच्छा चल रहा था वैसा आने वाले टाइम में चल नहीं सका। 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो उस टाइम पर जापान को सरेंडर करना पड़ा। अब क्योंकि जापान वीक हो चुका था तो आजाद हिंद फौज को भी बहुत सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, क्योंकि आजाद हिंद फौज का जो सबसे बड़ा सपोर्ट था वो जापान ही था। और फाइनली आजाद हिंद फौज को भी सरेंडर करना पड़ा। इसके बाद दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन इस मुकदमे के दौरान वो हुआ जो कि शायद पूरे स्वतंत्रता के टाइम पीरियड में नहीं हो सका। जब आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया गया तो भारत की पूरी जनता भड़क उठी और पूरा भारत अंग्रेजों का विरोध स्टार्ट कर देता है। और अब अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि वो केवल अपनी चालाकी के दम पर इंडिया में डोमिनेट नहीं कर सकते। हालांकि अंग्रेजों ने अपने चालाकी के दम पर इंडिया पे 200 सालों तक डोमिनेट किया, लेकिन अब टाइम बदल चुका था। और मैंने एक आर्टिकल में बहुत ही गूज़बम्प्स देने वाली लाइन सुनी। शायद उस टाइम पर ये अंग्रेजों के ताबूत में एक आखिरी कील थी, यानी कि अब ताबूत पूरी तरीके से बंद हो चुका था और टाइम आ चुका था अंग्रेजों का भारत को छोड़कर जाने का। और इस फौज ने खुद पर मुकदमा चलते चलते भी एक बहुत ही बड़ा काम कर दिया। तो कुछ इसी तरह थी आजाद हिंद सरकार की कहानी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, आजाद हिंद सरकार भारत की पहली सरकार नहीं थी जो कि देश के बाहर बनाई गई थी। जी हाँ, इससे पहले भी भारत के बाहर अंतरिम सरकार बनाई जा चुकी थी। अफगानिस्तान के काबुल में 1915 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ने एक सरकार बनाई थी, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल्स में पॉपुलैरिटी के बेस पर आजाद हिंद सरकार का नाम लिखा जाता है। लेकिन हाँ, आजाद हिंद सरकार भारत की पहली अंतरिम सरकार नहीं थी जिसे देश के बाहर बनाया गया था। तो यार ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करूंगा कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।